और चौधरी छोटू राम जी की धरती के आसपास के तमाम चौधरी साहिबान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो चौधरी छोटू राम जी की जन्मतिथि की जमीन को हम प्रणाम करके बाद में यहाँ आए, लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके बहाने यहाँ आने का मौका मिल गया। भाइयों, बहुत सख्त वक्त है देश के ऊपर और ख़ास तौर पे किसानों को ऊपर। दिक्कत इनकी ये है कि ये लड़ाई को समझते भी नहीं है कि क्या लड़ाई है। इसीलिए चौधरी साहब कहते थे कि 2 बात सीख ले, बोलना जान ले और दुश्मन पहचान ले। ये भी अभी तक दुश्मन को नहीं पहचाने। हर चुनाव में जात बिरादरी में बढ़ जाएंगे, ये पाना उसके साथ है तो ये पाना फलां के साथ जाएगा और चुनाव हार होकर घर बैठ जाते हैं। इस बार ऐसा मौका है और इस सरकार ने दिखा दिया है कि इस बार अगर आप चूक गए और ये सरकार दोबारा बन गई तो आपकी ना जमीन बचेगी, ना काम बचेगा, ना धंधे बचेंगे, ना फौज बचेगी, सबको खत्म कर देगी। और ये सिर्फ पार्टियों से नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आप धरनों पे बैठो, मांग करो, 6-6 साल भर धरनों पे बैठे रहो, तुम्हारे 700 लोग मर जाएं, कोई कंडोलेंस ना करे। जो नरेंद्र मोदी कुतिया भी मरती है तो उसके लिए शोक संदेश भेजता है, उसने 700 किसानों के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। ये इसलिए है कि राज आपके हाथ में नहीं। मैं कंडेला गया था अभी हाल में, वहाँ भी मैं कह के आया हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि भिखमंगे मत बनो, मांगे रखना मत रखो। आप अपना राज बनाओ ताकि दूसरे लोग आपसे मांगे। आपका राज होगा तो दूसरे लोग आपसे कहेंगे कि चौधरी साहब हमारा ये काम कर दो। और ये मुश्किल नहीं है। अगर आप जात पात का झगड़ा खत्म करके गांव में सबकी खुशामद दरामद करके सारे गांव को एक नक्के में निकाल दोगे तो आप 100% कामयाब हो जाओगे। देश में माहौल बन चुका है, 3 स्टेट और आ रही हैं, तीनों में ये हारेंगे और इसके बाद तो भगदड़ मच जाएगी। अभी इनमें इतनी घबराहट है कि कल की जो मीटिंग है नीतीश कुमार ने बुलाई है, सारे ओपोजिशन के लोग उसमें जा रहे हैं। उससे इतनी घबराहट है कि आज ही नीतीश कुमार के निकट सहयोगी मिस्टर चौधरी हैं, उनके घर रेड कर दी है। ये सिवाय रेड करने, छापे मारने, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं। इससे लेकिन हमारा कुछ नहीं दिख लगा, हमसे तो कुछ है नहीं। हमारे कर दो ना रेड, हमारे आओ रेड करने, हमारे तो इनको ये मिल जाएगा कि भाई इतने पैसे की देनदारी हो गई। तो मैं आपसे कहूँगा कि इकट्ठा हो, जात बिरादरी छोड़ के और सब ये पालना वो पालना ये सब खत्म करके और सर्वखाप का फैसला करो। और दिक्कत ये कि आपके फैसले तो हो जाते हैं, आप उन्हें लागू नहीं करते। लागू करने के लिए 4 पगड़ी रह जाती है, कोई नहीं जाता। ऐसा मत करो, फैसला करो तो फिर पूरी ताकत से लागू करो। इस बार फैसला करो कि दिल्ली का राज बदलना है और किसानों का राज बनाना है। ये फैसला जिस दिन कर लोगे, इनके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, दोनों पैरों में दिक्कत है। मैं जब ये किसान आंदोलन हुआ तो 10 दिन तक सोचता रहा, मैं गवर्नर था मेघालय में, कि मैं प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर झगड़ा करूं कि ना करूं, क्योंकि दोनों नतीजे थे। लड़ने का एक नतीजा था और ना लड़ने का एक नतीजा था। लेकिन 10 दिन बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, अपने लोगों पे, अपने पेशे के लोगों पे, अपने वर्ग के लोगों पे, अपनी बिरादरी के लोगों पे बुरा वक्त है, इस वक्त जरूर बोलना चाहिए, वरना गवर्नर रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना इस्तीफा जेब में रखा और मैं प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। मैंने उन्हें जाके कहा कि
के साथ ये 4 महीने तक 4 महीने हुए, 4 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। ये 40-40 गांव के चौधरी हैं जिन्हें आप मेले कुचेले समझ रहे हो, इनकी 40-40 गांव की पंचायतों में बात चलती है, इनसे कोई बातचीत करके निपटा ले। तो लापरवाही से बोले कुछ भी, सब तालवाई चले जाएंगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा साहब ये सब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये ऐसे ही जाने क्योंकि आप इनको जानते नहीं हो। जब जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि लड़ किससे रहे। ये जो सिख भाई हैं, इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया। और ये हमारे वाले तो तीसरे साल हर तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, बादशाहों की कब्रें खोद लेते थे, उनका दाह संस्कार कर देते। मैं कहा इनसे लड़ा नहीं जाता, बातचीत करके इसको निपटा दो। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद तो वो गुरुद्वारों में भी जाने लगे, सिख लोगों को बुला के उनकी खुशामदी भी करने लगे, फिर कानून भी वापस ले लिया माफी मांग के। वो एक शेर है उसका कुमार बाराबंसी का कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, कुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। जब ये गुरुद्वारा में जाने लगे तो मैं समझ गया अब कानून वापस हो जाए। ये डर गए उससे। मैंने बताया कि मिस्टर गांधी ने जब ब्लू स्टार किया था, उसके बाद 2 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू ने पूछा, फूफी आप तो ये मानती नहीं थी, क्यों करा रही हो? तो उन्होंने कहा बेटा तुझे पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने उंगली लगा दी वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मार देंगे। तो उनको इल्हाम था कि वो मरेंगी। तो इनको भी मैंने कहा कि आप इनको बेइज्जत मत करो, इन जातियों को, इन वर्गों को, और इनसे बातचीत करके निपटाओ। खैर वो 2 महीने बाद फिर उन्होंने माफी मांग के वो कानून वापस लिए, लेकिन एमएसपी का मामला वहीं लटकाए हुए। और उसकी वजह ये है कि ये जो अडानी है, अडानी कोई मामूली चीज नहीं है। मेरा तो ये भी दावा है कि अडानी पे जो दौलत है वो सारी प्रधानमंत्री की दौलत है। उस अडानी को नुकसान हो जाएगा अगर ये एमएसपी को मान ले, क्योंकि अडानी ने हरियाणा में पानीपत के पास और कहीं कहीं गोदाम बनाए और गल्ला खरीद के वो गोदाम भर दिए। अगर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो उसको महंगे पे नहीं बेच पाएगा और सस्ते पे नहीं खरीद पाएगा। आज देश के किसान की हालत है कि वो जितनी चीजें पैदा करता है उनके दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं जिस हिसाब से उन चीजों के दाम बढ़ते हैं जो वो खरीदता। नतीजा ये है कि उसकी खरीदने की ताकत हर साल कम हो रही और वो गरीब बिना जाने गरीब होता जाता। तो मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो हम शाम को टहलने जाते थे, कब्रिस्तान था, वहाँ एक कव्वाली गाता था, उसमें वो 2 लाइन गाता था। मैं सोचता था ये हमारे लिए गा रहा है। उसमें वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तो कत्ल करे है कि करामात करे। ये सरकार भी किसानों का कत्ल चुपचाप करती है, पता नहीं चलता। सब चीजें महंगी हो जाएंगी जो आप खरीदोगे, खाद से लेके सीमेंट तक, और जो चीजें आप पैदा करोगे उनका दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। लिहाजा आप रोज रोज गरीब होते चले जाओ। तो मैं बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा बात करने की गुंजाइश नहीं थी। आपके और आपके दोपहर के खाने के बीच में मैं अड़ा भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी मुट्ठी में है, लड़ाई नजदीक 6 महीने 8 महीने रह गए हैं। इसमें सारे जो आपके गांव की 36 बिरादरी हों, सब की खुशामद करके इनके खिलाफ वोट कर दो और इनको हरा दो। पुलवामा का भी मेरे दोस्त ने जिक्र किया, मैंने बहुत तकलीफ में हो गया तब उसका जिक्र किया। जिस दिन पुलवामा में हमारे जवान मरे तो मैंने फौरन 2 चैनल को बता दिया कि ये हमारी गलती से हुआ। उन्होंने 6000 जहाज मांगे थे कि वो हमको अगर दे दें आप तो हमको सड़क के रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि सड़क के रास्ते जब भी वो जाते हैं टेररिस्ट का हमला होता है। तो 4 महीने तक उनकी अर्जी होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और उनको जहाज नहीं दिए गए। शाम को मुझे ये अपनी शूटिंग करा रहे थे प्रधानमंत्री कहीं, शाम को इनका फोन आया कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 44 जवान मर गए और हमारी गलती से मर गए। तो इन्होंने फौरन मेरे से कहा कि चुप रहो, इस पे बोलो मत। मैं समझा शायद जांच कराएंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई। अगर वो जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि उनका कातिल कौन था। उनकी लाश पे इन्होंने चुनाव जीता है। जब वो दाह संस्कार होता था तो ये कहते थे कि इनकी लाश को याद रखना जब वोट देने जाओ। तो अब की भी मैं कह रहा हूँ कि जब वोट देने जाओ तो अपने शहीदों को याद रखना कि इनकी शहादत का बदला लेना है और इनको हरा के घर भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लंबा हो गया, फिर कभी आऊँगा।